जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। तो दोस्त, आज हमारा शुरू होने वाला है एक नया चैप्टर। जैसा कि आपने देखा, पिछले सेशन में हमने आपको जो भी संबंधित जो 6.3 प्रश्नावली थे उसे सभी क्वेश्चनों को हमने आपको समझा दिया है और इस प्रकार वहां पर चैप्टर का यानी अध्याय का अंत हुआ और यहाँ से एक नए चैप्टर का शुरुआत हो रहा है जो त्रिभुज है। 7 चैप्टर है दोस्त, त्रिभुज। आइए इसके बारे में कुछ समझते हैं। कुछ इसमें प्रमेय पढ़ेंगे, अपग्रेड पढ़ेंगे। इसमें आपको कुछ चीज़ों को सिद्ध करने को देखने को मिलेगा। तो चलिए एक बार त्रिभुज अध्याय को शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए। चलिए आइए चलते हैं। चलिए दोस्त, थोड़ा जानकारी ले लेते हैं त्रिभुज के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे अपने पिछली कक्षाओं में। त्रिभुज ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हों या ऐसा क्षेत्र जो 3 तरफ से घिरा हो, उसे हम त्रिभुज का नाम देते हैं। ये अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, यानी कि इनके भुजा के आधार पर होते हैं, इनके कोण के आधार पर होते हैं, जैसा कि आप पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके होंगे। यहाँ पर हम क्षेत्रफल के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं दोस्त। जो यह त्रिभुज है, यह जो चैप्टर है त्रिभुज से संबंधित, यहाँ पर आप त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल, परिमाप निकालना, इन सभी चीज़ों के बारे में आप नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे सर्वांगसम रूल, सर्वांगसम नियम पढ़ने वाले हैं। आपको 9वीं में दोस्त त्रिभुज के सर्वांगसम नियम पढ़ने हैं और 10वीं में इसी त्रिभुज से संबंधित जो अध्याय है वहाँ पर त्रिभुज से संबंधित समरूपता पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने त्रिभुज से संबंधित सर्वांगसम नियम के बारे में। सबसे पहले समझेंगे कि ये सर्वांगसम होते क्या हैं दोस्त। सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है। सर्वांगसम शब्द जो होता है दोस्त, उसका अर्थ सिंपल मतलब यही होता है दोस्त कि एक ऐसी आकृति जो हूबहू सेम एक दूसरी आकृति उसी की जैसी हो। यानी कि अगर हम कभी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं दोस्त, तो सर्वांगसम हमेशा त्रिभुज का ही होगा। सॉरी दोस्त, सर्वांगसम दोस्त हमेशा जो त्रिभुज है वो त्रिभुज का ही होगा। सिंपल बात, सर्वांगसम मतलब सभी जिसके अंग बराबर हों। सर्वांगसम हम इस प्रकार लिखते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम का अर्थ क्या आता है, सभी अंग, उसके सभी अंग क्या हो, बराबर हो, सभी। और ये आपका अंग यानी जिसे आप भुजा कह सकते हैं, और सब मतलब बराबर, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं, एक दूसरी आकृति अगर उसके सामने रखी गई है तो उसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर होनी चाहिए। अगर हम एक त्रिभुज की सर्वांगसम होने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है दोस्त, जो दूसरी आकृति होगी वो एक त्रिभुज ही होगी। मतलब कि अगर हम त्रिभुज इस प्रकार बना रहे हैं तो यह कभी भी सर्वांगसम का ये चिन्ह होता है दोस्त। ये क्या होता है, सर्वांगसम का चिन्ह होता है। यह कभी भी सर्वांगसम एक वृत्त से नहीं हो सकती है, या फिर एक वर्ग से नहीं हो सकती है, या फिर आप आयत से कहें नहीं हो सकती, या फिर आप कोण से कहना चाहें तो इससे भी नहीं हो सकती, या फिर सिलेंडर, या जो भी आकृति जो आपको त्रिभुज के अलावा दिखे वो कभी भी त्रिभुज की जैसी अगर नहीं दिख रही है तो वो सर्वांगसम होने की उसकी कोई चांस या कोई भी नियम नहीं है कि यह वृत्त इसके सर्वांगसम हो जाएगा, या फिर यह वर्ग इसके सर्वांगसम हो जाएगा, या फिर यह आयत इसके सर्वांगसम, या फिर और भी कोई भी आकृति इसके सर्वांगसम हो जाएगी। अब आता है बात कि अब बात यहां पर यह बात आता है दोस्त कि जो यह त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज के सर्वांगसम हो सकता है। ध्यान में समझिएगा, हो सकता है, पर होगा कि नहीं होगा इसका कंडीशन है। और इसका क्या कंडीशन है, आइए चलिए पढ़ते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, हमने आपको बताया सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है, सभी प्रकार के, यानी सभी प्रकार से बराबर, चाहे वो भुजा हो, एंगल हो, सभी चीजें, वैसी आकृति जिसका सभी चीजें। और हम ये पढ़ने वाले हैं सिर्फ त्रिभुज पर आधारित। हम वृत्त के सर्वांगसम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम वर्ग के सर्वांगसम नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों से संबंधित सर्वांगसमता नियम।
चलिए आइए चलते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ चित्र है, इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्त। आप इसे देखेंगे तो आपको यह कुछ छोटा, इसके अपेक्षा यह बड़ा, और इससे बड़ा यह, और यह छोटा लग रहा है। आप एक समान रूप से इसे आप ऑब्जर्वेशन के अनुसार यह अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन हमें जब तक यह न बोल दिया जाए दोस्त कि यह 5 है तो यह सभी 5 हो जाएगा, यह 6 है तो यह सभी 6 हो जाएगा, क्योंकि यह सभी आपके सामने एक वर्ग है। क्या है? एक वर्ग है। अगर यह 7 है तो यह इसका सभी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और यह 4 है तो इसका सभी 4 हो जाएगा। अब समझेंगे ध्यान से, यह वर्ग सर्वांगसम हो सकता है, लेकिन तब होता जब अगर यह 5 है और यह भी 5 होता तब। मतलब अगर एक आप वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर आप एक सेकंड देखिएगा, अगर आप एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं तो यह, अगर आप यह वर्ग बना रहे हैं, अगर 5 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक लंबाई है, तो एक दूसरा उस वर्ग जब बनाएंगे, अगर उसका 5 सेंटीमीटर प्रत्येक उसका भुजा की लंबाई होगी, तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। तभी ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्त? सर्वांग सम होंगे। आइए चलिए चलते हैं आगे। आप इस प्रकार यहां पर देख सकते हैं। अब इस चित्र को देखिए जरा ध्यान से। यह ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल को देखिए, ये पहला ट्रायंगल नाम दे देते हैं, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा और पांचवा। अब इसमें इस प्रकार देखिए जरा, पहला ट्रायंगल में आप देखिए एक लेंथ कितना है? 4.5, दूसरा 5, उसके बाद तीसरा 4। अब इसमें देखिए 4 है, मिल गया 4। अब देखिए इसमें थोड़ा देखिए सर्वांगसम कैसे मिलाते हैं, कैसे समझते हैं। अब देखिए ये 4 है, ये भी 4 है, ये साइड हमारा मिल गया, कोई समस्या नहीं। 5 है, मिल गया, कोई समस्या नहीं। 4.5 है, 4.5 है, मिल गया। यानी कि जो आपका पहला और दूसरा त्रिभुज है वो आपस में क्या है? सर्वांगसम है। क्या है? सर्वांगसम है। क्यों? क्योंकि उनके प्रत्येक साइड, जो पहला त्रिभुज का प्रत्येक साइड है, भुजा है, उसका दूसरे त्रिभुज के प्रत्येक भुजा के जो लेंथ है बराबर है। इस वजह से क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब वही देखिए आप यहाँ पे, ये 4.5 है, यहाँ पर 4.5 है, कोई समस्या नहीं। 5 है, कोई समस्या नहीं। 4 है, यानी कि आपका दूसरा और तीसरा भी ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। उसी प्रकार अब आइए देखिए, चौथा और तीसरा मिलाइए, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, 4.5 है, 4.5 है, 5 है, यानी कि तीसरा और चौथा भी जो त्रिभुज है वो भी क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। अब आइए पांचवा को मिलाइए, यानी कि जो भी अभी तक हमने मिलाया 1, 2, 3, 4, ये सभी एक ही त्रिभुज हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी त्रिभुजों के पास 4.5, 5 और 4 लेंथ के भुजा हैं। अब पांचवा ट्रायंगल को देखिए जरा ध्यान से, इसमें 5 है, चलिए इसमें भी हमको 5 है, इसमें अब दोबारा कहीं 5 नजर आ रहा है? नहीं। यानी कि जो पांचवा ट्रायंगल है इन सभी ट्रायंगलों से अलग है, सर्वांगसम नहीं है। क्या सर्वांगसम है? नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें से प्रत्येक ट्रायंगल 4.5, 5 और 4 के हैं, परंतु पांचवा जो ट्रायंगल है उसमें 5, 5, 5, सब में 5 है, यानी कि उनका प्रत्येक भुजा, पांचवें ट्रायंगल का प्रत्येक भुजा बराबर है, वो भी 5 सेंटीमीटर है। जबकि आपका जो बाकी 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हैं उनके सभी भुजाएं बराबर भी नहीं है और अलग अलग हैं। तो यानी कि अगर इन सभी का भुजा मिलाएं तो बराबर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो 1, 2, 3, 4 त्रिभुज हैं वो पांचवा के सर्वांगसम नहीं है। इस प्रकार हम सर्वांगसम देखते हैं। अब इसमें सर्वांगसम आगे करने के कुछ नियम होते हैं दोस्त, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सर्वांगसम करने के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जब कभी भी आप दो ट्रायंगल को सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, यानी साबित उसको कर देते हैं कि हाँ ये दोनों ट्रायंगल, आगे पढ़ेंगे वो नियम क्या चीज़ें हैं, उन नियमों के आधार पर आप उन सभी चीज़ों को, उन दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम करना सीखेंगे। परंतु उसके पश्चात एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप जब कभी भी दो ट्रायंगल को मान लेते हैं, यह ए है, बी है, सी है और ये दूसरा ट्रायंगल डी है, ई है और एफ है, अगर आप जो आगे प्रोसेस आप नियम पढ़ने वाले हैं अगर उसके आधार पर इन दोनों ट्रायंगलों को अगर आप सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो उसके अनुसार, किसके अनुसार,
सर्वांगसम जब कर दिए तो एक कंसेप्ट आता है सीपीसीटी का, जिसका फुल नेम क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम ऐसा लिखते हैं। अब समझेंगे, अगर यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हम प्रूफ कर देते हैं तो इनका प्रत्येक, अब देखिए संगत, अब इसका संगत इसके साथ है, इसका एक असंगत किसके साथ है, डी के साथ है। यानी अब ये चीज आपके नामकरण के ऊपर होता है। आप जब ट्रायंगल का नामकरण करेंगे तो उस नामकरण के ऊपर होगा कि उसका संगत साइड या संगत जो पॉइंट है कौन होगा। अब जिस इसको हम लिख रहे हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल ई एफ डी के। सपोज कर लीजिए हमने क्या लिखा, हमने यह लिखा कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सर्वांगसम है ट्रायंगल ई एफ डी के। देखिए ये चीज हमने आपको लिखा। अब समझेंगे, अब यहां जो हमने लिखा इस हिसाब से हमने प्रूफ किया, तो अब यहां पर इसके सीपीसीटी के अनुसार, यानी कि जो सर्वांगसम और संगत कोण आएंगे, भुजा आएंगे, उसके अनुसार हम क्या क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ई के बराबर, यानी एंगल ए हम लिख सकते हैं एंगल ई के बराबर। ध्यान समझिएगा, अब यही ट्रायंगल है और हमने साबित क्या किया, ए बी सी सर्वांगसम ई एफ डी। अब यहां पर ए संगत भुजा डी के नहीं है, नहीं, अब डी के नहीं है, अब किसके है, जैसा हम ट्रायंगल लिखेंगे, जिस जगह पर जो पॉइंट लिखेंगे उसके एंगल के बराबर होगा। यानी कि अगर ए है तो एंगल ई के बराबर, एंगल अगर बी लिखना चाहते हैं तो एंगल एफ के बराबर, उसी प्रकार एंगल सी लिखना चाहते हैं तो एंगल डी के बराबर। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अगर आप साइड लिखना चाहते हैं, आप देखिए दो ट्रायंगल अगर आप प्रूफ कर देते हैं सर्वांगसम है, तो हमने क्या बोला था, उनके प्रत्येक साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, उनके प्रत्येक साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बाय सीपीसीटी के थ्रू आप यह तीनों एंगल बराबर लिख सकते हैं। उसके बाद अब साइड किसे लिखेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, यह ए बी है तो यहाँ का दो शब्द उठाएं तो इधर भी दो शब्द उठाएंगे, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ई एफ के। उसी प्रकार यहाँ बी सी है तो यहाँ पर एफ डी, तो क्या लिखेंगे, बी सी बराबर एफ डी। यहाँ पर देखिए ए सी है, ए सी, और यहाँ पर क्या है, ई डी है। ये इस प्रकार सीपीसीटी के अनुसार आप तीनों एंगल और तीनों साइड को इस प्रकार बराबर लिख सकते हैं। परंतु हम क्या लिखेंगे, जो हमको आवश्यकता होगा। अगर जिस चीज़ का हमको आवश्यकता, अगर हमको ए एंगल और ई एंगल बराबर दिखाने की आवश्यकता है तो हम यही सिर्फ लिखेंगे, बाकी ये सभी चीज़ें हमको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीपीसीटी का सिंपल मतलब यही है दोस्त कि जब कभी भी आप दो ट्रायंगलों को सर्वांगसम प्रूफ कर देते हैं तो उनके पश्चात उनके जो भी एंगल और जो भी साइड बराबर हो सकते हैं उनको आप बराबर लिख सकते हैं। यही है सीपीसीटी और कुछ नहीं है। चलिए आइए चलते हैं आगे। एक अभिगृहित है दोस्त, इसे हम, चलिए आइए एक अभिगृहित है उसे समझते हैं। क्या है अभिगृहित, एक बार पढ़ेंगे देखेंगे अभिगृहित क्या कह रहा है। बोल रहा है कि अभिगृहित मतलब आप सिंपल समझ रहे होंगे, हमने बहुत पहले ही बता रखा है कि अभिगृहित का सिंपल मतलब ये है कि हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो साबित है, वो सत्य है, उसे हमको सत्य करने या ये साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम किसको सिद्ध करते हैं, प्रमेय को। किसको सिद्ध करते हैं, प्रमेय को। अभिगृहित को हम चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अभिगृहित में आपको एक नियम पढ़ना है, SAS। क्या नियम है, SAS, यानी साइड एंगल साइड। इसमें बोलता है यह दोस्त कि अगर आप कोई भी दो त्रिभुज, एक बार स्टेटमेंट पढ़िए ध्यान से, उसके बाद समझाते हैं। देखिए क्या है स्टेटमेंट, है कि SAS सर्वांगसमता नियम है और ये अभिगृहित है। बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। बोल रहा है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। कैसे होते हैं, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर हों तो वह दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। आइए आपको इसके बारे में हम बताते हैं। एक सेकंड रुकिएगा दोस्त। चलिए आइए देखिएगा 7.1 अभिगृहित हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। अभिगृहित 7.1। अब थोड़ा समझेंगे इसे। इसमें बोल रहा था कि हम आपको दो त्रिभुज दे देते हैं। चलिए ये दो त्रिभुज हो गया DEF, और एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं
पी क्यू आर। ये दो त्रिभुज इस प्रकार हैं दोस्त, ध्यान देखेंगे, हम इसको साबित नहीं कर रहे हैं, नहीं, यह पहले से एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हाँ ये चीज होगा अगर किसी भी त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। इसे आपको साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोल रहा है दोस्त कि अगर यह आपको दो त्रिभुज हैं तो इन दोनों त्रिभुजों में अगर आपका एक एंगल, यह एंगल, कोई भी एक एंगल हम इसे लेकर चल रहे हैं, आप कोई भी एक एंगल ले सकते हैं। अगर एक एंगल यानी एंगल E बराबर एंगल Q के बराबर है और एंगल E को और एंगल Q को बनाने के लिए जो दो भुजा लगेंगे, अब जाहिर सी बात है दोस्त, अगर आप कोण बना रहे हैं तो दो भुजा का तो आवश्यकता होगा ही, एक भुजा ये और एक भुजा यह। यानी कि अगर एंगल E और एंगल Q को जो दो भुजा आप ले रहे हैं बनाने के लिए, इनको कोण के बनाने के लिए, तो उनके साथ जो संगत भुजा आएगी, अब समझेंगे संगत भुजा क्या होती है। अब एंगल यह है, अब एंगल E को बनाने के लिए दो भुजा लगेंगे। कौन सा भुजा लगेगा? DE और EF। अब जाहिर सी बात है यहां पर भी दो भुजा लगेंगे Q को बनाने के लिए। कौन सा लग रहा है दोस्त? PQ और QR। यह दो भुजा लग रहे हैं बनाने के लिए, किसको? एंगल E और एंगल Q को। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन यह है कि एंगल E और एंगल Q बराबर होने चाहिए, तो हमने बराबर लिख दिया, कोई समस्या नहीं। और इसको जो एंगल E को और एंगल Q को जो दो भुजा बना रहे हैं, वो आपस में दोनों त्रिभुजों में संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब कि आप देखिए DE, यह DE PQ के बराबर होनी चाहिए। अब समझेंगे जरा, इसको उठाकर अगर आप इस पर रखना चाहते हैं, इसको अगर आप इस पर ओवरलैप करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है ये साइड इसी साइड पर आएगा, ये साइड इसी साइड पर आएगा। अगर आपको नामकरण नहीं दिया है तब की बात कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अगर इन दोनों ट्रायंगलों का नामकरण नहीं दिया है तब की बात कर रहे हैं। अगर नामकरण दिया होता तो आप उसके अनुसार अपना संगत भुजा निकालते हैं, जैसे हमने इससे जस्ट पीछे आपको बताया कि किस प्रकार हम संगत भुजाएं ले रहे थे। अगर नामकरण नहीं दिया है तो सिंपल बात है, इसको लेकर इस पर रखेंगे तो ओवरलैप क्या करेगा? DE का PQ। यानी कि आपको हर कंडीशन में DE बराबर PQ होना चाहिए। आपको हर कंडीशन में क्या होना चाहिए? E इक्वल टू Q होना चाहिए और DE बराबर किसके होना चाहिए? PQ। उसी प्रकार EF बराबर होना चाहिए QR के। EF बराबर किसके बराबर होना चाहिए? QF के। यानी कि EF बराबर किसके होना चाहिए? QR के। मतलब सिंपल बात ये कह रहा है दोस्त कि दो ट्रायंगल हैं, कोई एक एंगल लीजिए, अगर उसका कोई एक एंगल ले रहे हैं और उस एंगल को बनाने के लिए जो दो भुजाएं हैं दोनों ट्रायंगलों में, और उन दोनों ट्रायंगलों में जो दो भुजाएं हैं आपस में अगर वह बराबर हैं, तो वो आप कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। ये अभिगृहित है, ध्यान में रखेंगे, यह अभिगृहित है। यानी कि किसी भी प्रश्न में आपको दिख रहा है कि एक एंगल है और उस एंगल को बनाने के लिए जो दो भुजा हैं वो दूसरे ट्रायंगल में जो वो एंगल है वो किसी और दूसरे ट्रायंगल में एक एंगल के बराबर है, और उसका जो दो भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं आपस में दोनों ट्रायंगलों के क्या हैं? बराबर हैं, तो आप कह सकते हैं कि हाँ दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सर्वांगसम होंगे। यही है 7.1 अभिगृहित। आइए चलते हैं उदाहरण को सॉल्व करते हैं। ये आपका SAS रूल। अब SAS रूल क्यों कहा जा रहा है? अब देखिए यस और ये एंगल आएगा और यस। अब आप चाहेंगे, अब इसे चाहेंगे कि यस AS लिखा गया तो हम इसे SAS या ASS लिख सकते हैं? नहीं दोस्त, इसे आप इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, आप यस को यस ही लिखेंगे, कभी भी यस ASS नहीं लिखना है। आप देख सकते हैं साइड एंगल साइड इस प्रकार आ रहा है, तो इनका यही क्रम है लिखने का। चलिए चलते हैं, उदाहरण करते हैं, उदाहरण से अभिगृहित और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। देखिएगा उदाहरण में क्या कर रहा है, आपको सामने दो ये चित्र दिया हुआ है, बोल रहा है 7.1 चित्र में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार है, इस प्रकार चित्र है, यह C है, B है, यह O है और यह क्या है? A है, D है। बोल रहा है कि आकृति 7.8 में आप जो देख रहे हैं OA बराबर है OB के, यानी कि यह OA बराबर है किसके? OB के।
ओडी बराबर है ओसी के, ओसी बराबर है ओडी के। ये क्या है? दिया हुआ है। क्या है दोस्त? ये चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है हमको, यह दिया हुआ है कि OA बराबर है OB के, OC बराबर है OD के। और क्या दिया हुआ है? और दर्शाइए। अब क्या दर्शाना है? दर्शाना यानी कि ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? कि ट्रायंगल, ध्यान देखिएगा, इसने नामकरण कर दिया है AOD, AOD। अब जब कभी भी होगा तो यह ए एंगल जो होगा वो बी के बराबर होना चाहिए, ये नामकरण कर दिया है। ट्रायंगल AOD सर्वांगसम ट्रायंगल, ट्रायंगल ट्रायंगल BOC, ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। उसके बाद हमको यह ज्ञात करना है, दूसरा क्या ज्ञात करना है? और दूसरा हमको यह ज्ञात करना है कि दर्शाइए कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये चीज हमको क्या करना है? ज्ञात करना। आइए चलिए चलते हैं, समझते हैं। देखिएगा, हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? AO OB के बराबर, ये A है, क्या है? OB के बराबर। OC क्या है? OD के बराबर है। ये चीज हमें दिया हुआ है, हमें ज्ञात क्या करना है? AOD। अब देखिए AOD ये ट्रायंगल, और किस क्या है? BOC, ये ट्रायंगल क्या होंगे? सर्वांगसम। और सर्वांगसम का जस्ट अभी हमने नियम पढ़ा था, क्या? कि एक एंगल खोजिए और उस एंगल को बनाने के लिए जो दो भुजा होगा दोनों ट्रायंगलों में बराबर होगा, वही अगर आप खोज लेते हैं तो हमारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। आइए समझिएगा। अब यह एंगल और यह एंगल, यानी कि समझेंगे थोड़ा, एंगल COB, क्या एंगल, अब समझेंगे, यहां पर नामकरण किया है, C के साथ क्या लिख सकते हैं? D, क्या लिख सकते हैं? D। तो क्या एंगल DO, कहां गया? DOA बराबर होगा, समझेंगे, COB DOA बराबर होगा। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। किसके कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यह दोनों क्या है? यह शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे? कि यह दो लाइन है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण का। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। अब यह एंगल इस वाले ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का यह एंगल और इस ट्रायंगल का यह एंगल दोनों बराबर हो गए। अब सिंपल यह देखना है कि इस एंगल को बनाने वाले जो दो लाइन हैं क्या वो भी दोनों ट्रायंगलों में बराबर हैं? तो आइए देखिए, इस एंगल को बनाने के लिए OA और OD लग रहा है। कौन सा लग रहा है? OA और OD, ये दो लाइन लग रहा है। और OA बराबर किसके है? OB के है। यानी इस वाले एंगल को बनाने के लिए, अब समझेंगे, ये एंगल को बनाने के लिए OA लगा है और OD लगा, और इस वाले एंगल को बनाने के लिए क्या लग रहा है? ये वाले, इस वाले एंगल को बनाने के लिए क्या लग रहा है? OB लग रहा है, और क्या लग रहा है? OC लग रहा है, इस वाले एंगल को बनाने के लिए। अब सिंपल ये दिखाना है, क्या OA बराबर OB है? OA बराबर OB है, हाँ OB है, दिया हुआ है, क्या लिख देंगे? दिया है। उसी प्रकार OD बराबर OC है, OD बराबर OC है, दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए ट्रायंगल AOD सर्वांगसम ट्रायंगल BOC, ये हम कर सकते हैं। किसके कारण? अवगृहित 7.1 के कारण यह ट्रायंगल AOD और BOC क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है? AD पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। AD पैरेलल, अब AD देखिए कहाँ है? AD पैरेलल टू BC, ये चीज क्या करना है? प्रूफ करना है। अब ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। AD पैरेलल टू BC करना है, तो अगर हम ये लाइन इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा, और यह लाइन जो इसको कट कर रहा है, अगर हम यह सिद्ध कर दें कि यह एंगल और यह एंगल आपस में बराबर हैं, तो क्या अंत एकांतर कोण के कारण, ध्यान समझिएगा, यह और यह साइड अगर हम साबित कर देते हैं, क्या साबित कर देते हैं? यह एंगल और यह एंगल अगर आपस में इक्वल हैं। अब देखिए, अगर हम ये लिख चुके हैं कि क्या लिखे हैं? AOD BOC क्या है? सर्वांगसम है। आइए इसे ऊपर लिखते हैं। हमने अभी क्या लिखा? हमने लिखा ये चीज कि सर्वांगसम है, और हमने ये चीज प्रूफ किया। अब देखिए CPCT के अनुसार क्या क्या हो सकता है? CPCT के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं AO बराबर BO, OD बराबर OC, AD बराबर BC, ये सब चीजें लिख सकते हैं CPCT के अनुसार। हमने बताया था CPCT के अनुसार क्या क्या लिख सकते हैं। उसी प्रकार एंगल A बराबर एंगल B, एंगल O और एंगल O, एंगल D बराबर एंगल C। अब देखिए, हमारा एंगल D है और एंगल C है, एंगल D है और एंगल C है। अगर कोई भी दो लाइन
हमने इसके जस्ट पहले वाले लाइन एंड एंगल चैप्टर में आपको जस्ट बताया है, क्या बताया है दोस्त, कि अगर कोई भी रेखा है, अगर उसको एक तीसरी रेखा कट कर रही है और उसका अंतः एकांतर कोण ये हो जाएगा 1 2 और ये 3 4, अगर उसका अंतः एकांतर कोण ये हो सकता है या फिर आपको यह अंतः एकांतर कोण हो सकता है। अगर किसी भी रेखा पर एक तीसरी रेखा कट कर रही है, उसका अंतः एकांतर कोण अगर बराबर हो जाता है तो हमने वहां पर आपको प्रूफ करके बताया था कि ये दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखिए, यह दो लाइन है BC और AD, दिख रहा है A और D, B और C, यह दो लाइन है। क्या है, दो लाइन है। अब इस लाइन पर एक तीसरी रेखा ये है CD, ध्यान से देखिएगा CD, तो यह एंगल D है बराबर यह एंगल C है। अब देखिए यह, अब ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहे हैं क्लियर करने के लिए आपको। अब देखिएगा, अब ध्यान से दिखेगा आपको, एक सेकंड इसको बना दे रहे हैं ठीक से। अब देखिएगा ये आपका C है, ये आपका B था लाइन, और यहाँ पर आपका A था और D था, और एक इस प्रकार रेखा जा रही थी और हमारा यह एक रेखा आ रही थी। यही तो दो ट्रायंगल बन रहे थे, ये दो ट्रायंगल बन रहे थे। और आप समझेंगे यह एंगल और यह एंगल बाय द CPCT के बराबर है। C, एंगल C और एंगल D, एंगल C और D। अब हमें CPCT के अनुसार दोस्त ये सभी चीजें हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या हमको इसका 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 या इसका इसका इन सभी चीजों की आवश्यकता है? नहीं, हमको आवश्यकता किसका है, एंगल C इक्वल टू D का। तो बाकी सब क्या कर देंगे, मिटा देंगे। बाकी सब क्या कर देंगे, मिटा देंगे और लिख देंगे बाई या CPCT के द्वारा, CPCT के द्वारा एंगल D बराबर एंगल C, इसलिए एंगल साइड BC पैरेलल टू साइड AD। इस प्रकार क्या लिख सकते हैं, साइड BC पैरेलल टू AD लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह हो जाएंगे अंतः एकांतर कोण। क्या हो जाएंगे दोस्त, अंतः एकांतर कोण। और जब यह अंतः एकांतर कोण बनेंगे और दोनों अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों लाइनें हैं आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, समांतर है। तो चलिए दोस्त, इस प्रकार इस सेशन को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जब नेक्स्ट समय हम मिलेंगे तो वहां पर अगले जो भी उदाहरण है उन चीज़ों को समझेंगे और करेंगे। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।